वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज के इस लेक्चर सीरीज़ में जैसा कि आप लोग को पता है कि नेमरा सुंडा की बुक की जो हम लेक्चर सीरीज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में, ठीक है, बात करेंगे पृथक्करण दूरी। और इसके बाद हम बेसिकली जो आपका इम्पॉर्टेंट है, जैसा कि आपने थंबनेल में भी देखा है, ठीक है, क्रॉपिंग पैटर्न, क्रॉपिंग सिस्टम, फसल पद्धति और फसल प्रणाली में क्या डिफरेंस है और किसे कहते हैं, ठीक है। और इनसे ज़्यादातर आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उनको लेकर के हम डिस्कशन अपना करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कि पृथक्करण दूरी क्या होती है, ठीक है। लास्ट क्लास में मैंने, ठीक है, यहाँ पर आपको रिकल्सिट्रेंट के बारे में बता दिया था, ठीक है। चलिए देखते हैं पृथक्करण दूरी यानी कि मिनिमम आइसोलेशन डिस्टेंस। तो बीज उत्पादन में आनुवंशिक शुद्धता को बनाए रखने के लिए फसल की विभिन्न किस्मों के मध्य दूरी रखी जाती है। यानी कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जैसे एक फील्ड में आप कोई क्रॉप ले रहे हैं, जैसे कि आपने मक्के की आपने क्रॉप ली, ठीक है। उसी फील्ड के दूसरी तरफ, या ठीक है, उसके बगल में आपका कोई दूसरा किसान है, वो भी क्या कर रहा है, क्रॉप ले रहा है, किसकी, मक्के की। तो उसकी डिस्टेंस क्या होनी चाहिए, ठीक है। डिस्टेंस क्यों मेंटेन कर रहे हैं, क्योंकि उस डिस्टेंस को इसलिए मेंटेन कर रहे हैं तो अगली फसल में हमें यदि उसी से बीज तैयार करने हैं, ठीक है, जिस फसल की हम हार्वेस्टिंग करेंगे, कटाई करेंगे, उसी से यदि हम उसकी फसल को ही अगले सोइंग के लिए, अगली बार बीज की बुआई के लिए अगर उपयोग कर रहे हैं, तो उसमें शुद्धता के लिए ये दूरी अपनाते हैं। कौन सी, आनुवंशिक शुद्धता के लिए। आगे देखते हैं, यहाँ पर कुछ फसल दी गई हैं और यहाँ पर उनकी जो डिस्टेंस दी गई है वो बताया गया है। पहले सेल्फ पॉलिनेटेड और क्रॉस पॉलिनेटेड, और जो ऑफन क्रॉस पॉलिनेटेड उनकी प्रायः परपरागित फसलें। तो यहाँ पर सबसे पहले स्वपरागित फसलों की अगर बात करें तो कौन कौन सी हो जाएंगी आपकी, जौ, गेहूँ, जाई, धान, मूंगफली, सोयाबीन। तो इसमें से आधार बीज के लिए यदि हम डिस्टेंस की बात करें तो एक क्रॉप की जो आपने फील्ड में क्रॉप लगाई है, तो उससे दूसरी फील्ड की कितनी दूरी होनी चाहिए, ठीक है, 3 मीटर होनी चाहिए। और प्रमाणित बीज के लिए भी 3 मीटर होनी चाहिए। चना, उड़द, मूंग, मटर, सरसों, ये भी क्या है, स्वपरागित फसलें हैं बेसिकली। ये आपकी कुछ पल्सेस हैं और कुछ ऑयल सीड्स हैं। तो इनमें अगर हम बात करते हैं चना, उड़द, मूंग के लिए, तो ये इसमें 10 मीटर आधार बीज के लिए, और प्रमाणित बीज के लिए 5 मीटर। मटर के लिए 20 मीटर आधार बीज के लिए, और प्रमाणित बीज के लिए आपका हो जाएगा 10 मीटर, ठीक है। सरसों की बात करें, ठीक है, तो सरसों के लिए काफ़ी है, आधार बीज के लिए 200 मीटर और प्रमाणित बीज के लिए भी 200 मीटर। अब यहाँ पर आ जाते हैं परपरागित फसलों के लिए, क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप। तो इसमें आपका मक्का एक तो होता है संकुल और एक संकुर, ठीक है। तो यहाँ पर जो मक्का है आपका, ठीक है, मक्के के लिए यदि आधारी बीज की बात करें तो 400 मीटर, और प्रमाणित बीज के लिए बात करें तो 200 मीटर। संकर बाजरे की अगर बात करें, हाइब्रिड बाजरा जो है आपका, ठीक है, तो 1000 मीटर रहेगा इसके लिए आधारी बीज के लिए, और प्रमाणित बीज के लिए 200 मीटर। वहीं पर मूली व सलजम के लिए 1600 मीटर आधारी बीज के लिए, और प्रमाणित बीज के लिए 1000। सूरजमुखी या कुसुम के लिए 400 मीटर आधारी बीज के लिए, और 200 मीटर आपका प्रमाणित बीज के लिए। गाजर के लिए 1000 आधारी बीज के लिए, और 800। इसी प्रकार प्याज 1400, और इस प्रकार अब आपकी आ जाती है प्रायः परपरागित फसलें, ऑफन क्रॉस। तो ये संकुल ज्वार, संकर ज्वार और कपास, इन तीनों के लिए आप देख पा होंगे 200, 100, 300, 200, 50, 30 ये क्रम दिया गया है। तो ये होता है आइसोलेशन डिस्टेंस। बेसिकली जो हमने क्रॉप हार्वेस्ट करनी है, ठीक है, जब क्रॉप आपकी पक जाएगी तो उसको हार्वेस्ट करेंगे, तो इसलिए आइसोलेशन डिस्टेंस मेंटेन करते हैं कि उसी क्रॉप से जो हमें सीड्स मिलेंगे उसको हम अगली फसल की बुआई के लिए उपयोग करेंगे। अगला क्या है, बीज उपचार, सीड ट्रीटमेंट। तो इसका एक मतलब कि एक स्टेप होता है, ठीक है, क्रमानुसार करते हैं। तो बीज उपचार क्रम क्या है, FIR। एफ का मतलब पहले आप इसको जो फंगीसाइड हैं उनसे उपचारित करेंगे, फिर आपको इंसेक्टिसाइड, और फिर कल्चर से करेंगे, ठीक है। तो FIR ये बीज उपचार के क्या है, क्रम है। FIR फंगिसाइड, इंसेक्टिसाइड एंड जो आपका कल्चर है। फिर उसके बाद क्या लिखा है कि फफूंदी जनित रोगों के लिए अंतः प्रभावी इनके सिस्टमेटिक फफूंदीनाशी, जैसे कार्बेंडाजिम, बीटावैक्स, ठीक है, मेटालेक्स, ठीक है। उसके बाद समूह अथवा संपर्की फफूंदनाशी, कॉन्टैक्ट फंगिसाइड, जैसे कि थायरम कैप्टान की 2 से 3 किलोग्राम प्रति
ठीक है, 203 ग्राम मतलब 1 किलोग्राम में आपको 2 से 3 ग्राम के ये मात्रा के हिसाब से काम में लेना है। ठीक है, देखिए 1 किलोग्राम में आपसे 2 से 3 ग्राम इनका यूज़ करना है, थायरम और जीरम का। फिर कीटनाशी हेतु क्लोरोपाइरीफॉस, ठीक है, दीमक के लिए चना एवं गेहूँ में एवं, ठीक है, कैलोथियोडीन या थियोमेथोजाम FS, ठीक है, 2 to 4 ml पर किलोग्राम। बीज सफ़ेद लट की रोकथाम के लिए मूंगफली एवं बाजरा की बीजोपचार में काम में लेते हैं। कल्चर के रूप में यदि बात करें तो कल्चर के रूप में अगर हम और बात करते हैं पल्सेस की, तो यहाँ पर नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए दलहनी फसलों में, ठीक है, दलहनी फसलों में आपको क्या करना है, राइजोबियम @ ठीक है 3 पैकेट प्रति हेक्टेयर एवं अदलहनी फसलों में एजेटोबैक्टर जैसे गेहूँ, जौ, धान, कपास, तिलहनी फसलें व एजोस्पाइरिलम, मक्का, ज्वार, बाजरा, ठीक है, गन्ना में काम में लेते हैं। ठीक है, कल्चर के लिए धान की फसल में जलीय पौधा एजोला एवं एनाबिना नामक ये 2 नील हरित शैवाल, ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी हैं, इनको काम में लेते हैं। और फास्फोरस की घुलनशीलता को बढ़ाने के लिए फास्फोरस सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया नाम लेते हैं। तो जैसे कि आपको क्या करते हैं, फास्फोरस को अवशोषण योग्य गतिशील बना देते हैं, जैसे कि माइक्रोराइजा नामक फफूंदी बीजोपचार में काम में लेते हैं। अब आपका मेन टॉपिक आ जाता है फसल पद्धति एवं फसल प्रणाली। तो फसल पद्धति में सबसे पहले देखते हैं कि मिश्रित खेती क्या होती है, व्हाट इज़ मिक्स्ड फार्मिंग। तो यहाँ पर लिखा है कि एक निश्चित फार्म पर या एक निश्चित क्षेत्र पर या एक निश्चित खेत पर या एक निश्चित फील्ड पर फसलें उगाने के साथ साथ कृषि के 2 या 2 से अधिक उपक्रम जैसे पशुपालन, मुर्गी पालन, मछली पालन एवं मधुमक्खी पालन आदि करना ही मिश्रित खेती कहलाता है। यानी कि आपकी फसल उगाने के साथ साथ जो आपके अन्य काम जो चलते हैं, ठीक है, जैसे पशुपालन, मुर्गी पालन, ठीक है, इन सभी को क्या कहा जाता है, मिक्स्ड फार्मिंग कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे क्या लिखा है, फसल पद्धति क्रॉपिंग पैटर्न। ठीक है, यहाँ पर व्हाट इज क्रॉपिंग पैटर्न, तो यहाँ पर लिखा है किसी निश्चित क्षेत्र में किसी निश्चित समय में बोई गई विभिन्न फसलों के क्षेत्रफल का अनुपात। यानी कहने का मतलब है एक डेफिनेट फील्ड होनी चाहिए, एक डेफिनेट समय होना चाहिए, उसमें जब आप क्रॉप का प्रोडक्शन करते हैं, क्रॉप लेते हैं, तो वो आपका फसल पद्धति कहलाती है, क्रॉपिंग पैटर्न कहलाता है, एक पैटर्न में होता है। ठीक है, तो फसलों के वार्षिक क्रम व स्थान के प्रबंधन तथा खाली क्षेत्र। अब यहाँ पर लिखा है फसल प्रणाली क्रॉपिंग सिस्टम क्या होता है, तो फसल पद्धति का फार्म पर उपलब्ध संसाधनों एवं तकनीकी साथ संबंध। फसल की मुख्य भारत की मुख्य फसल प्रणाली यदि पूछी जाए तो वो क्या है, आपकी धान गेहूँ है। ठीक है, प्रमुख। अब यहाँ पर क्या लिखा है, मोनोकल्चर क्या है, तो किसी स्थान पर लगातार एक ही फसल उगाना मोनोकल्चर कहलाता है। यानी कि यदि वर्ष भर में आप एक ही क्रॉप ले रहे हैं, धान ले रहे हैं, मक्का ही, खरीफ रबी जायद में मक्का ही मक्का ले रहे हैं, तो आपका मोनोकल्चर कहलाएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर लिखा है 4 महीने की क्रॉप है, धान लिया, उसके बाद फिर धान लिया और उसके बाद फिर धान लिया, तो 4 × 3 = 12, यानी कि पूरे 12 महीने अर्थात 1 साल आपने क्या लिया, एक ही क्रॉप लिया, तो मोनोकल्चर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एकल कल्चर क्या होता है, अभी तो आपने मोनोकल्चर पढ़ा, अब यहाँ पर मोनो फसल, हाँ एकल फसल क्या है, मोनोक्रॉपिंग। तो एक निश्चित खेत में एक वर्ष में केवल एक फसल उगाना। अभी तक आपने देखा, ठीक है, आप यहाँ पर अंतर स्पष्ट करिए। मोनोकल्चर में क्या है कि पूरे साल हम मतलब कि 3 बार फसल ले रहे हैं, यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर यह है कि पूरे साल में केवल हम निश्चित क्षेत्र पर केवल एक फसल ले रहे हैं, पूरा साल तो होगा लेकिन एक ही फसल लेंगे एक निश्चित क्षेत्रफल पर, तो आपका मोनोक्रॉपिंग कहलाता है। अगला बिंदु है क्या, बहुफसलें यानी कि मल्टी क्रॉपिंग। ठीक है, तो एक निश्चित खेत में 2 या 2 से अधिक फसलें बोना बहुफसलों का उदाहरण है। ठीक है, यानी कि एक निश्चित क्षेत्र में एक निश्चित डेफिनेट फील्ड में एक से अधिक जब फसलें उगाई जाती हैं तो उसे मिश्रित खेती कहते हैं। अब ये 2 टाइप की होती हैं, मिश्रित फसल यानी मिक्स्ड क्रॉपिंग और अंतरा क्रॉपिंग यानी कि इंट्रा क्रॉपिंग। तो बिना निर्धारित पंक्ति के बीजों को मिलाकर 2 या 2 से अधिक फसलें के साथ उगाना मिश्रित खेती कहलाता है। यानी कहने का मतलब है यदि एक मेन क्रॉप है उसके साथ आपने दूसरी जो क्रॉप है उसको ऐसे ही छिड़क दिया, ठीक है, तो वो क्या आपका कहलाएगा, मिश्रित। यानी कि यहाँ पर कोई पंक्तियों का अंतर निर्धारित नहीं किया जाता है, रेंडमली ऐसे सीड को शो कर दिया जाता है। अब दूसरा क्या है, अंतरा फसल यानी कि इंट्रा क्रॉपिंग, मतलब कि एक ही खेत में एक निश्चित पंक्ति या
समान पैटर्न पर दो या दो से अधिक फसलें एक साथ उगाना अंतरा फसलें कहलाता है। मतलब इसमें पैटर्न क्या होता है, समान रहता है, एक निश्चित दूरी रहती है। जैसे गेहूं के साथ हमने सरसों ले लिया 9:1 में, ठीक है। ये 9 पौधे किसके रहेंगे, आपके 9 लाइनें किसकी रहेंगी, गेहूं की, और एक लाइन आपकी रहेगी किसकी, सरसों की। ठीक उसी प्रकार चना और सरसों ले लिया तो 4 आपकी लाइनें किसकी रहेंगी, चने की, और एक लाइन रहेगी सरसों की, या 6 लाइनें रहेंगी चना की और एक लाइन रहेगी सरसों की। तो इस टाइप से मतलब मिलाकर के मतलब अनुपातिक दृष्टिकोण से समान रहेगा। फिर अगला का है बहुमंजिला खेती, मल्टी स्टोरीड क्रॉपिंग। तो अलग अलग ऊंचाइयों की फसलों को एक साथ बोना, ठीक है, आपकी बहुमंजिला खेती इनकी मल्टी स्टोरीड क्रॉपिंग कहलाएगी। जैसे कि केरल में प्रति व्यक्ति भूमि जोत यानी कि जो मतलब कि लैंड है पर कैपिटा क्या है, कम है। तो यहाँ एक ही खेत में एक समय अलग अलग ऊंचाई की फसलें जैसे काली मिर्च, अदरक, केला एवं नारियल को एक साथ बोते हैं, जो बहुमंजिला खेती फसलें उगाना कहलाती है। उसके बाद क्या है, क्रॉप रोटेशन, फसल चक्र क्या होता है, तो मृदा की उर्वरता, नाइट्रोजन वृद्धि बनाए रखने के लिए फसलों को हेर फेर या क्रमबद्ध तरीके से बोना फसल चक्र होता है, ठीक है। अनाज वाली फसलों के बाद दाल वाली फसलें बोना, ठीक है, ये इसके सिद्धांत होते हैं फसल चक्र के, ठीक है। अनाज वाली फसलों के बाद आप कौन सी बोल रहे हैं, ठीक है, दाल वाली, ठीक है। उसके बाद मतलब कहने का मतलब लेग्यूम क्रॉप ली आपने, उसके बाद नॉन लेग्यूमिनस क्रॉप ली। इसके बाद दूसरा सिद्धांत ये भी है इसका कि आपने जो मतलब ज़्यादा वाटर डिमांड है किसी क्रॉप की, उसके बाद कम वाटर डिमांड वाली आपने क्रॉप ली। तीसरा ये हो गया कि किसी किसी फसल की जो न्यूट्रिएंट जो कैपेसिटी है अपटेक करने की, उसकी डिमांड ज़्यादा होती है। उसके बाद आपने जो दूसरी क्रॉप लगाई उसके बाद उसकी कम होगी। तो ये सब चीज़ें रहती हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, अवतरण या अविराम फसलें, रिले क्रॉपिंग, ठीक है। तो पहली फसल को काटने से पूर्व दूसरी फसल लगाना या बिना रिले या अवतरण कहलाता है। यानी कि पहली फसल आपकी कट नहीं पाई और दूसरी फसल की बुआई कर दी गई। जैसे धान की कटाई से पूर्व मसूर, अलसी बोना, ठीक है, लेंटिल बोना, ठीक है, पैरा, ठीक है। पश्चिम बंगाल व बिहार में रिले क्रॉपिंग का प्रकार है, ठीक है। उसमें क्या है, रिले क्रॉपिंग को क्या बोलते हैं, पेरा बोलते हैं। उतेरा कहाँ बोलते हैं, मध्य प्रदेश में रिले क्रॉपिंग का प्रकार है, ठीक है, क्या है प्रकार है। अब है गली फसलें, एले क्रॉपिंग। तो भूमि की उर्वरा शक्ति व उत्पादन शक्ति को बढ़ाने हेतु बड़े पेड़ पौधों, ठीक है, पेड़ों की पंक्तियों के बीच में फसलें उगाना एले फसलों का उदाहरण है। यानी कि बड़े बड़े जो हैं पेड़, उनके बीच में जो फसलों को उगा देते हैं, जैसे कि हल्दी, अदरक, उड़द, शकरकंद आदि को सफ़ेद व बबूल के बीच लगाया जाता है। ये बड़े पेड़ जो आपके वुडी इन नेचर हो, काष्ठी पेड़ हो। ले फसलें क्या होता है, ले फार्मिंग। तो कृषि तो फसलों के फसल चक्र में 2 वर्ष या उससे अधिक समय तक चारागाह रखना आपका ले फार्मिंग कहलाता है, ठीक है। यानी बेसिकली कहने का मतलब है जो चारागाह है आपका 2 वर्ष से अधिक हो गया तो वो आपका ले फार्मिंग में आएगा। अगला क्या है, एरेबल क्रॉप। तो ऐसी फसलें जिनके लिए जुताई क्रियाएं करना आवश्यक है उन्हें एरेबल क्रॉप कहते हैं, जैसे आलू, तंबाकू, धान, गन्ना, मक्का, ठीक है। उसके बाद सहायक फसलें, ये फसलें मुख्य फसलों से पहले या त्वरित बढ़ने के लिए लगाई जाती हैं, ठीक है। जैसे बरसीम व रजका में सरसों लगाना जिससे पहली कटाई में ही अधिक उपज क्या हो सके, प्राप्त हो सके, जल्दी मतलब कि ईल्ड मिल जाती। फिर क्या है, पेड़ी यानी कि रेटूनिंग। तो पहली वाली फसल को काटने के बाद उसी तने से दूसरी फसल लेना रेट्यूनिंग कहलाता है। यह क्रिया गन्ने एवं घासों में होती है, यानी गन्ने की एक बार हमने कटाई कर ली, उसके बाद जो उसकी पेंडी होती है उसी से दूसरी हम ले लेते हैं। उसके बाद है नगदी फसलें, कैश क्रॉप। तो आलू, गन्ना, कपास आदि फसलों को नगदी फसलें कहते हैं क्योंकि इन फसलों के प्रति इकाई क्षेत्रफल से अधिक मूल्य प्राप्त होता है। फिर है कैच क्रॉप, ठीक है। जब मुख्य फसल उगाना संभव नहीं हो तब छोटी अवधि व जल्दी पकने वाली फसलें बोना ही कैच या अल्प अवधि कहलाता है, जैसे मूंग, उड़द, प्याज, चावल, ठीक है। अगला क्या है, पलवार या मर्च या कबर फसलें, ठीक है। तो ये फसलें भूमि को ढक कर रखती हैं, जो मृदा नमी संरक्षण करने व मृदा क्षरण के से क्या करती हैं, बचाती हैं। जैसे लोबिया, मूंगफली, ठीक है, उड़द, मूंग व शकरकंद, यानी कि बेसिकली आपकी जो लेग्यूमिनस क्रॉप हैं, ठीक है, जो मतलब भूमि को कवर करके रखती हैं, ढक करके रखती हैं।
तो ये नमी संरक्षण और मृदा क्षरण में भी सहायता करती हैं। फिर आपका है ट्रैप क्रॉप, फांस फसलें। तो ये फसलें मुख्यतः फसल की बाउंड्री पर लगाई जाती हैं, इनकी जो चारों तरफ बाउंड्री होती है, एक सीमा होती है, वहाँ पर लगाई जाती हैं, जो कि कीटों व बीमारियों को अंदर की ओर मेन फसल है वहाँ तक जाने नहीं देती हैं। और जैसे पत्ता गोभी के साथ सरसों, ठीक है, तथा टमाटर भिंडी के साथ हजारा की खेती करते हैं। जीवन निर्वाह खेती सब्सिस्टेनेबल, ठीक है, सब्सिस्टेंस या सस्टेनेबल फार्मिंग इसको बोल सकते हैं। तो खेती से प्राप्त उत्पादन जो केवल पारिवारिक आवश्यकताओं को पूर्ण करता हो। सघन खेती क्या है? तो प्रति इकाई भूमि पर अधिक मात्रा में खाद पानी देकर तकनीकी का उपयोग करके उत्पादन लेना, ठीक है। यानी कि यहाँ पर लैंड क्या है आपकी सीमित हो जाएगी, लेकिन आपके जो रिसोर्सेज हैं उत्पादन के, भूमि श्रम पूंजी ये सब, उनको आप क्या करेंगे, बढ़ा करके उत्पादन में वृद्धि करेंगे। फिर अगला क्या है, टिकाऊ खेती, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। तो इस प्रकार की कृषि में कम लागत वाले आदानों यानी कि इनपुट्स का, ठीक है, जो स्रोत हैं उनका प्रयोग किया जाता है, एवं रासायनिक उर्वरक कीटनाशक जो पीड़ानाशियों का प्रयोग सीमित किया जाता है। इससे भूमि की उर्वरता क्षमता काफ़ी समय तक बनी रहती है। इससे प्राकृतिक खेती, पारिस्थितिकी खेती भी कहते हैं, ठीक है। नेचुरल फार्मिंग और इकोलॉजिकल फार्मिंग। अगला क्या है, ऑर्गेनिक फार्मिंग, ठीक है, कार्बनिक खेती। तो संश्लेषित रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों, फफूंदीनाशकों, खरपतवार नाशकों का प्रयोग नहीं करते हैं। इनके स्थान पर कार्बनिक खादों जैसे जैव उर्वरकों, ट्राइकोग्रामा, ठीक है, जैविक कीटनाशक, ठीक है, ट्राइकोडर्मा जैविक फफूंदीनाशक, कोलेगो व डिवाइन फफूंदी युक्त बायो हर्बिसाइड्स का प्रयोग करना चाहिए। भारत का पहला कार्बनिक राज्य क्या है, ऑर्गेनिक खेती, यहाँ से उत्तराखंड है। और भारत सरकार द्वारा हाल ही में सिक्किम को पूर्ण कार्बनिक राज्य घोषित कर दिया गया है। उसके बाद है रासायनिक खेती से कार्बनिक खेती प्रमाणीकरण में 3 से 4 वर्ष का समय लगता है। यानी कि अगर आप रासायनिक खेती कर रहे हैं, अंधाधुंध आप रसायनों का उपयोग कर रहे हैं, तो यदि आपको उससे प्राकृतिक खेती की ओर आना है, ठीक है, कन्वर्ट होना है, तो आपको 3 से 4 वर्ष लग जाएंगे। IFOAM 1972 में कार्बनिक खेती पर नियंत्रण करने वाली संस्था है। अगला क्या है, झूम खेती यानी कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन। तो वनों को काट कर एवं जलाकर एक ही फसल के धान को 2-3 बार लगाना, 2 से 3 साल तक उगाना। यह खेती भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में की जाती है, ठीक है। अगली क्या है, टोंगा खेती, टोंगा कल्टीवेशन। तो वन रोपण के बाद जब तक पेड़ बड़े नहीं होते हैं, ठीक है, मतलब पेड़ बड़े नहीं होते की जाने वाली खेती। फिर दियारा कल्टीवेशन। तो नदी के किनारों एवं बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में बाढ़ हट जाने के बाद वहाँ पर की जाती है। समुच्च खेती, कंटूर कल्टीवेशन। तो पहाड़ी क्षेत्रों में ढलान की विपरीत दिशा में की जाने वाली खेती। आपातकालीन खेती, ठीक है। तो यहाँ बारानी क्षेत्रों में लघु अवधि की कम समय वाली फसलें उगाना जो उस क्षेत्र के लिए लाभदायक होती हों। फिर अगला क्या है, उनालू, ठीक है। तो फसलें जिनकी अक्टूबर में बुआई कर मार्च अप्रैल में काटते हैं, तो ये आपकी उनालू होती हैं। जैसे कि रबी फसलें गेहूँ, जौ, सरसों, चना आदि। उसके बाद है आपका स्यालू या सावनी। तो फसलें जून जुलाई में बुआई कर सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती हैं, ठीक है। अगला क्या है, टर्म आपका फसल सघनता यानी क्रॉप इंटेंसिटी कैसे निकालेंगे। तो फसल सघनता क्या होता है, कुल फसली क्षेत्र यानी कि कितना लैंड एरिया है, और जो शुद्ध बोया गया क्षेत्र गुणे 100 से कर देंगे। तो जैसे राजस्थान में आपका फसल सघनता कितना है, तो कुल बोया गया क्षेत्र का हमको पता होना चाहिए डाटा, और कितना उसमें से टोटल शुद्ध बोया गया है, ठीक है। तो उससे भाग करके 100 से गुणा कर देंगे तो प्रतिशत में आ जाए। तो राजस्थान का 128 से 130%, भारत का कितना है, 138%। फसल चक्र संगठन क्या क्या होती है, क्रॉप रोटेशनल इंटेंसिटी। तो फसल चक्र सघनता में हरी खाद वाली फसलों को गणना में सम्मिलित नहीं करते हैं, पहली बात। यानी कि जो आपका क्रॉप रोटेशन होता है, इंटेंसिटी जो होती है, उसमें जो आपकी हरी खाद की फसलें हैं उनको इंक्लूड नहीं किया जाता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद इंटर व मिक्स्ड क्रॉपिंग में बोई गई सभी फसलों की गणना एक ही फसल के रूप में करते हैं। यानी कि यदि आप मिक्स क्रॉपिंग कर रहे हैं, यानी एक फसल के साथ दूसरी फसल भी ले रहे हैं एक ही फील्ड पर, तो उसको भी एक ही क्रॉप में उसको गिनेंगे। उसके बाद आगे देखते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा है फसल चक्र सघनता क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी आपको निकालनी है।
तो फसल चक्र में फसलों की संख्या ने कितनी, एक क्रॉप पीरियड है फसल चक्र में आपने कितनी फसल ली और वो कितने वर्ष लिखेंगे, ठीक, कितने वर्ष के लिए है, और गुणे 100 करेंगे तब आपका वो क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी आएगी। जैसे यहाँ पर कुछ का एग्जांपल दिया है, ठीक है, जैसे कि धान, गेहूँ और मूंग, ये 3 फसलें हैं, ठीक है, और कितने साल की हैं, 1 साल की, ठीक, 4-4 महीने की। तो इनकी इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, 3 बटे कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 3/1 गुणे 100, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 300 आ जाएगा। इसी प्रकार चरी बाजरा, इसका 200 हो जाएगा। बाजरा चना पत्ती गेहूँ, इसका 150। हरी खाद आलू गन्ना पेड़, इसका 100। मूंगफली गेहूँ गन्ना 150%, और चना सरसों जायद मूंग मक्का प्लस, जो मक्का प्लस लिखा है उसको एक साथ हम ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपका 300 वर्ष, ठीक है। तो अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे भू परिष्करण। आज के लिए इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, धन्यवाद।